वेलकम टू फिक्री एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी का जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्थिर विनिमय दर, मुद्रा मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थिर विनिमय दर का अर्थ क्या है? जब सरकार या केंद्रीय बैंक विदेश मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा की दर निश्चित कर देता है, उसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। स्थिर विनिमय दर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब सरकार और केंद्रीय बैंक, सरकार या सेंट्रल बैंक जो है वो विदेशी मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा की जो दर होती है उसको एक निश्चित कर देता है, तो उस स्थिर विनिमय दर कहा जाता है, क्योंकि वो एक मतलब फिक्स कर देता है। ठीक है, इसमें बाजार की मांग और पूर्ति का प्रभाव जो है वो बहुत कम होता है। जो बाजार की मांग और पूर्ति होती है, डिमांड और सप्लाई होती है, उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। स्थिर विनिमय दर की कुछ विशेषताएं हैं कि विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है, कम उतार चढ़ाव होता है, विदेशी व्यापार में स्थिरता रहती है और केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसमें जो सेंट्रल बैंक का हस्तक्षेप है उसका इंटरफेयर ज्यादा रहता है। ठीक है, और विदेशी व्यापार में एक स्थिरता बनी रहती है और जो कम उतार चढ़ाव होता है, और क्योंकि स्थिर इसकी दर जो है फिक्स कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है, और विनिमय दर सरकार द्वारा ही तय की जाती है। ठीक है, अब स्थिर विनिमय दर का जो अर्थ है वो क्या होता है ये अपन ने देख लिया। अब स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के उपाय क्या है ये हम देखते हैं। तो इस स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के उपाय: विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। अगर हमको विनिमय दर को स्थिर रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ना। केंद्रीय बैंक क्या करता है? विदेशी मुद्रा बाजार में क्या करता है? अपना इंटरफेयर करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग: अधिक मांग होने पर भंडार से मुद्रा बेची जाती है। अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो भंडार से ही मुद्रा को बेचा जाता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। अब विनिमय नियंत्रण: आयात निर्यात पर नियंत्रण, के आयात कितना होना चाहिए और निर्यात कितना होना चाहिए उस पर एक कंट्रोल बना रहता है। ठीक है, तो ये स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के कुछ उपाय हैं। स्थिर विनिमय दर के लाभ क्या हो सकते हैं? व्यापार में निश्चितता हो, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होना चाहिए और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है कि व्यापार जो है उसमें निश्चितता हो, मुद्रा जो स्फीति है उसमें नियंत्रण करना। स्थिर विनिमय दर के जो लाभ है उसको ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है, निवेशकों का जो विश्वास है इससे बढ़ता है और व्यापार में जो एक फिक्स आ जाती है, एक निश्चितता आ जाती है। ठीक है, स्थिर विनिमय दर की हानियां भी हो सकती है। भाई किसी चीज का लाभ है तो हानियां भी जरूर होता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव हो जाता है, बाजार शक्तियों का अनदेखी होती है, आर्थिक असंतुलन की संभावना। जैसा कि आपने देश में देखा, विदेशी मुद्रा भंडार पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। बाजार शक्तियों की कमी: अब इसमें क्या है, ज्यादातर रोल किसका? गवर्नमेंट का है, सरकारी पूरा अपना हस्तक्षेप करती है। तो जिसमें बाजार की शक्तियां हैं, जो बाजार के उद्योगपति हैं बड़े बड़े और जो लोग हैं, तो उनका जो उनको अनदेखा किया जाता है और आर्थिक असंतुलन की संभावना ज्यादा रहती है। जो आर्थिक असंतुलन रहता है उसकी संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, मुद्राह्रास देखते हैं, डेप्रिसिएशन और मूल्य वृद्धि। ठीक है, मुद्राह्रास: जब बाजार की मांग पूर्ति के कारण किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य घट जाता है तो उसे मुद्राह्रास कहा जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः परिवर्तित लचीली विनिमय दर में होता है। जो विनिमय दर लचीली होती है, जिसको परिवर्तित किया जा सकता है, लास्ट टॉपिक में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, जिसको परिवर्तित किया जा सकता है, जो लचीली होती है उसमें ही यह चीजें होती है कि बाजार की मांग और पूर्ति के कारण, बाजार की मांग पूर्ति के कारण किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। कोई देश की मुद्रा है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य जितना है उसके अगर कंपेयर किया जाए तो अपनी मुद्रा का मूल्य घट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा का ह्रास होना, है ना। घटना, ह्रास मतलब घटना। तो मुद्रा का मूल्य जब घट जाता है दूसरे देश की मुद्रा के अपेक्षा, तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा ह्रास कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए $1 बराबर 80 रुपए, अब $1 बराबर 85 रुपए। ठीक है, पहले क्या था? $1 कितने में था? 80 रुपए में। अब हमें वहीं पे 85 रुपए देकर $1 खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे रुपए का मुद्रा ह्रास हुआ है। ठीक है, अभी 80 रुपए देकर आप $1 खरीद रहे थे, लेकिन अब आपको 85 रुपए देकर $1 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मुद्रा का ह्रास हो रहा है, मुद्रा घट रही है।
मूल्य, मुद्रा का मूल्य जो है वो घट रहा है। प्रभाव, निर्यात सस्ता हो जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, सस्ता भी हो जाता है और बढ़ जाता है। आयात महंगा होता है, आयात घटता भी है। आयात देखिए यहाँ पे क्या होता है, निर्यात सस्ता हो जाता है और निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, सस्ता होता है तो क्या होता है, निर्यात बढ़ जाएगा। आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है, आयात घटता है। अब आयात अगर महंगा हो गया तो हम क्या करेंगे भाई, हम चीजों को कम मंगाएंगे तो आयात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। निर्यात सस्ता हुआ है तो निर्यात को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आयात हम महंगा है तो आयात को हम घटा देंगे। मुद्रास्फीति इसमें बढ़ने की संभावना हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना इसमें ज्यादा हो जाती है। अब मूल्य वृद्धि देख लेते हैं, मुद्रा मूल्य वृद्धि। जब बाजार शक्तियों के कारण किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य बढ़ जाता है तो उसे मुद्रा मूल्य वृद्धि कहते हैं। जब बाजार शक्तियां हैं जो उनके कारण किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमने मुद्रा ह्रास देखा, अब हम मुद्रा मूल्य वृद्धि देख रहे हैं। जब बाजार शक्तियों के कारण किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले तो हमने देखा कि मूल्य घट जाता है, अब विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है तो उसे मुद्रा मूल्य वृद्धि भी कहा जाता है। इसे मुद्रा मूल्य वृद्धि कहते हैं। उससे मूल्य ह्रास कहते थे, जब मुद्रा का मूल्य किसी दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा घट जाता है तो उसे मूल्य ह्रास, यहाँ पे मूल्य वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पहले $1 85 मिलता था, अब $1 80 में मिल गया। वहां पे उल्टा था मुद्रा ह्रास में, मुद्रा ह्रास में पहले 80 में मिल रहा था, फिर 85 में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि $1 85 मिल रहा था, अब 80, मतलब कि मूल्य वृद्धि हुई है ना, तो रुपए की मूल्य में वृद्धि हुई है। प्रभाव क्या पड़ा, आयात सस्ता हुआ, आयात बढ़ता है। आयात सस्ता हो गया, हमें चीज मंगानी सस्ती हो गई तो हमने आयात को बढ़ा दिया। निर्यात महंगा हो गया, इससे क्या हो गया, निर्यात महंगा हो गया तो निर्यात को हमने घटा दिया। अब महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल गई, अब महंगाई पर कंट्रोल हो गया, महंगाई में नियंत्रण करने पे मदद मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे कि मूल्य वृद्धि कैसे होती है, मुद्रा में मूल्य वृद्धि कैसे होती है, जब किसी बाजार शक्तियां जो है वो अपना प्रभाव डालती हैं। बाजार की शक्तियों के कारण किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्य बढ़ जाता है, इसे मूल्य वृद्धि कहा जाता है। $1 में पहले 85 में $1 मिलता था, अब हमें 80 में ही मिलने लगा। अब जब हम क्या करेंगे कि हम आयात सस्ता हो जाएगा हमारा, हम ज्यादा चीजें क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे तो आयात को हम बढ़ा देते हैं। लेकिन यहीं पे हम निर्यात कम कर देते हैं, निर्यात महंगा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, निर्यात को घटा देते हैं। ठीक है, मुद्रा ह्रास और मूल्य वृद्धि में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, आधार मुद्रा ह्रास और मुद्रा मूल्य वृद्धि। अर्थ क्या है कि मुद्रा का मूल्य घटना, मुद्रा का मूल्य बढ़ना। यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ता है, निर्यात बढ़ा देते हैं और आयात भी बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आयात जो है महंगा हो जाता है तो आयात सस्ता हो जाता है, और यहाँ पे निर्यात सस्ता और आयात जो है मूल्य वृद्धि जो यहाँ पे महंगा हो जाता है। मतलब जब महंगा तो हमने सस्ता कर दिया, और निर्यात जब सस्ता हो गया तो ये महंगा हो गया। अब यहाँ पे विनिमय दर बढ़ती है और यहाँ पर मूल्य वृद्धि घटती है। विनिमय दर क्या होती है, यहाँ पे मूल्य ह्रास में क्या होता है, मुद्रा ह्रास में क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है, यहाँ पे आयात महंगा हो रहा है, यहाँ पे निर्यात सस्ता हो रहा है, यहाँ पे आयात सस्ता हो रहा है और निर्यात महंगा हो रहा है मूल्य वृद्धि में। तो आपको ये देखना है कि मुद्रा मूल्य वृद्धि हुई है तो क्या क्या चीजें महंगी हो रही, क्या क्या चीजें सस्ती हो रही, निर्यात बढ़ रहा है कि आयात बढ़ रहा है, आयात घट रहा है कि निर्यात घट रहा है, ये आपको मुद्रा ह्रास के अंतर्गत देखना है। और एक मूल्य वृद्धि के कारण कि मुद्रा ह्रास होता है तब क्या होता है, और मुद्रा में मूल्य वृद्धि होती है तो क्या होता है, किस प्रकार से चीजों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो मुद्रा ह्रास हुआ, मुद्रा का मूल्य में घटना हुआ तो क्या हुआ, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई तो क्या हुआ। आयात यहाँ पे मुद्रा ह्रास में महंगा हो जाता है ना, और जो मुद्रा मूल्य वृद्धि में आयात सस्ता हो जाता है। ठीक है, निर्यात जो है मुद्रा ह्रास में सस्ता हो जाता है, लेकिन वही निर्यात मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तो वो निर्यात महंगा हो जाता है। ठीक है, विनिमय दर बढ़ जाती है और इसमें घट जाती है। ठीक है, मूल्य वृद्धि में विनिमय दर जो क्या हो जाती है, घट जाती है, और मुद्रा ह्रास में विनिमय दर बढ़ जाती है। तो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तिरती लचीली विनिमय दर तथा विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है,
ये देखते हैं। देखिए, आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था में भिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। किसी देश की मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच जो दर तय होती है उसे विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था में क्या किया कि विभिन्न देशों के बीच आपस में व्यापार, निवेश और भुगतान के लिए जो विदेशी दर एक तय की जाती है, विदेश मुद्रा की आवश्यकता जो होती है। अब हमें दूसरे देशों से व्यापार करना है तो हमें दूसरे देशों की मुद्रा की आवश्यकता होगी। किसी देश की मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच जो दर निर्धारित की जाती है तो उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। जब यह विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतः बाजार में तय होती है तो उसे तृतीय या लचीली विनिमय दर कहा जाता है। तृतीय कह सकते हैं या लचीली विनिमय दर कह सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार, केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। सरकार या केंद्रीय बैंक इसमें हस्तक्षेप बहुत कम करती है। तृतीय विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लचीला बनाती है ना, और भुगतान संतुलन स्वतः समायोजन करने में सहायक होती है। तृतीय विनिमय दर क्या होती है? जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार किए जाते हैं उनको लचीला बना देती है, मतलब कि ज्यादातर चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तृतीय लचीली विनिमय दर। तृतीय विनिमय दर का अर्थ है जब किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में स्वतः ही तय हो जाती है, उसे तृतीय लचीली विनिमय दर कहा जाता है। आप इसको तृतीय भी कह सकते हैं और लचीली भी। इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप क्या होता है? बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इसमें सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है और केंद्रीय बैंक भी नहीं करती है, या होता भी है तो ना के बराबर होता है। तृतीय विनिमय दर की कुछ विशेषताएं मांग पूर्ति से निर्धारित होती है, बार बार परिवर्तनशील होता है क्योंकि लचीली है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार का कम दबाव होता है, खुली अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है ये। ठीक है, तो मांग पूर्ति से निर्धारित होती है, पहली बात तो ये है। बार बार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये विदेशी मुद्रा भंडार पर कम दबाव होता है, और जो खुली अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तृतीय विनिमय दर के लाभ: स्वतः संतुलन की व्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत और भुगतान संतुलन में सुधार। इसके कुछ लाभ है कि स्वतः संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है स्वतः ही, और विदेशी मुद्रा भंडार की इसमें बचत होती है, और भुगतान संतुलन में भी इसमें सुधार हो जाता है। हानियां भी इसकी कुछ है कि अधिक उतार चढ़ाव आता है, व्यापार में अनिश्चितता रहती है, सट्टेबाजी की संभावना बहुत ज्यादा इसमें रहती है। तो इसके कुछ लाभ है तो यहाँ पे हानियां भी है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है क्योंकि परिवर्तनशील होता है, और व्यापार में अनिश्चितता बनी रहती है, एक निश्चितता नहीं रह जाती है, और सट्टेबाजी की भी बहुत ज्यादा संभावना होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि यहाँ पे सट्टेबाज लोग भी ज्यादा अपना इंटरफेयर करने लगते हैं, $1 80 रुपए में बाद में $1 85 रुपए में, तो रुपए का मुद्राहास हो गया है। यह परिवर्तन तृतीय विनिमय दर में भी होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? परिवर्तनशील तृतीय विनिमय दर में होता है, इसलिए इसे लचीली भी कहा जाता है। विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तृतीय विनिमय दर में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से होता है। किससे होता है? विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से होता है। विदेशी मुद्रा की मांग होती है जब आयात किया जाता है, विदेशी यात्रा की जाती है, विदेशों में निवेश किया जाता है, विदेशी ऋण का भुगतान किया जाता है, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विदेशी मुद्रा की मांग कब होती है? विदेशी मुद्रा की मांग होती है जब आयात किया जाता है, वस्तुओं का आयात किया जाता है, विदेश में विदेशी यात्रा की जाती है विदेशों में, और विदेशों में निवेश किया जाता है, विदेशी ऋण का भुगतान किया जाता है, और मांग वक्र कैसा होता है? बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ होता है। विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति। विदेशी मुद्रा पूर्ति होती है जब क्या होता है? ये झुका हुआ होता है बाएं से दाएं की ओर। विदेशी मुद्रा निर्यात किया जाता है, विदेशी द्वारा निर्धारित निवेश होता है, विदेशों से ऋण प्राप्त होता है, पर्यटन से विदेशी आय प्राप्त होती है, और पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुका हुआ होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा विदेशी मुद्रा की मांग, और यहाँ पे हम देख रहे हैं विदेशी मुद्रा की पूर्ति। तो मांग कैसे कैसे हम कर सकते हैं विदेशी मुद्रा की, यहाँ पे हम पूर्ति कैसे करते हैं कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है जब निर्यात बहुत ज्यादा किया जाए। ठीक है भाई, हम अपने सामान को भिजवाते हैं दूसरे देशों में, तब हमें वहां की पूंजी ज्यादा प्राप्त होती है। और विदेशियों द्वारा निवेश, जो विदेशी हमारे यहाँ आकर निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो विदेशों से ऋण हमें प्राप्त होता है जो हम विदेशों से ब्याज प्राप्त करते हैं। पर्यटन, जो हमारे यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल है उनको देखने जब विदेशों से लोग आते हैं, तो जो वो यहाँ पे आय देते हैं, जो यहाँ पे वो खर्च करते हैं वो। ठीक है, तो इसका पूर्ति वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है और वो नीचे की ओर होता है, मांग वक्र।
ठीक है, तो मांग वक्र कहाँ होता है, नीचे की ओर, और पूर्ति वक्र कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पे हम देख विनिमय का जो विनिमय दर है उसका निर्धारण कहाँ पे होगा, और ये जो इसका मेन बिंदु है वहां पे इसका निर्धारण होगा। पूर्ति वक्र ऊपर की ओर होता है, मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है, और जहां पे दो आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां पे संतुलन बिंदु होता है। तो हम विदेशों की अगर मुद्रा की मांग कर रहे हैं तो किस किस तरह से हम कर सकते हैं, और पूर्ति हम कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आयात करेंगे तो विदेशी मुद्रा की मांग कैसे कैसे होगी, हम वस्तु का आयात करेंगे, विदेशी मुद्रा की जाती, अब हम आयात करेंगे तो अपनी मुद्रा वहां देंगे। विदेशों की यात्रा, जो विदेशों में यात्रा करने जाते हैं, विदेशों में निवेश करते हैं हम, जब जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और विदेशी ऋणों का जब हम भुगतान करते हैं, इस प्रकार। और यहाँ पे पूर्ति हमने देख लिया कि विदेशों से किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्लियर है कि मांग किस प्रकार से होगी और विदेशी मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, हमारे देशों में मुद्रा आएगी कैसे, और हमारे देशों की मुद्रा वहां पर कैसे चली जाती है। ठीक है, तो ये था आज का जो मूल्य वृद्धि, मुद्रा का मूल्य वृद्धि देखा हमने, मुद्रा का मूल्यह्रास देखा, विनिमय दर हमने देखा, वो चीज जो कि इस चैप्टर में सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने विनिमय दर का निर्धारण भी देख लिया, स्थिर विनिमय दर भी देखा, मुद्रा में मूल्य वृद्धि कैसे होती है, मुद्रा में मूल्यह्रास कैसे होता है, और होता है तो क्या होता है, अगर मुद्रा मूल्य वृद्धि हुई तो क्या हुआ, और मूल्यह्रास हुआ तो क्या हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इस तरह फिक्स एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आती है और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट मिलता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।